माया पंछी का समूह अध्याय 2 बहुत सारे उल्लू। क्या? हैरी ने सूनेपन से कहा। मंडंगस चला गया। मिसेस फिग अपने हाथ मलते हुए बोली। वो किसी झाड़ू के पीछे से गिरी कड़ाहियों का सौदा करने चला गया। मैंने उसे साफ साफ कह दिया था अगर वो गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। दमपिशाच। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं अपने बिल्ले मिस्टर टिबल्स को निगरानी के लिए छोड़ गई थी। लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, जल्दी करो, तुम्हें जल्दी घर पहुँचना चाहिए। ओह, इससे मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, मैं उसे मार डालूंगी। गली में दमपिशाचों को देखकर हैरी को जितना सदमा लगा था उतना ही सदमा उसे ये जानकर लगा कि बिल्लियों के पीछे दीवानी ये पगली सी पड़ोसन दमपिशाचों के बारे में जानती है। तो आप जादूगरनी हैं? मैं नकारा हूँ और मंडंगस ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए दमपिशाचों से लड़ने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन वो मेरी चेतावनी के बाद भी तुम्हारी निगरानी का काम छोड़कर चला गया। अच्छा, तो मंडंगस मेरी निगरानी कर रहा था? अच्छा, तो ये उसी की आवाज़ होगी, वही मेरे मकान के सामने से अदृश्य हुआ होगा। हाँ, लेकिन किस्मत से मैं एहतियात के तौर पर मिस्टर टिबल्स को कार के नीचे छोड़ गई थी। मिस्टर टिबल्स ने आकर मुझे मंडंगस के जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे मकान के सामने पहुंची तो तुम वहां से निकल चुके थे। और अब डम्बलडोर क्या कहेंगे तुम? वो डडली की तरफ देखकर चिल्लाई जो अभी जमीन पर पड़ा हुआ था। अपने थुलथुले शरीर को उठाओ जल्दी, हैरी ने उन्हें घूरते हुए कहा। आप डम्बलडोर को जानती हैं? जाहिर है मैं डम्बलडोर को जानती हूँ। डम्बलडोर को कौन नहीं जानता। लेकिन सुनो, अगर दमपिशाच वापस आ गए तो मैं तुम्हारी ज़रा भी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तो जादू से टी बैग का भी रूपांतरण नहीं कर पाती। वो नीचे झुकी। उन्होंने अपने झुर्रीदार हाथों से डडली की एक विशाल बाँह पकड़कर खींचने की कोशिश की। उठो मुर्दा पहाड़, उठो! लेकिन डडली या तो उठ नहीं सकता था या उठना नहीं चाहता था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो ज़मीन पर पड़ा पड़ा कांपता रहा। उसने अपना मुंह कसकर बंद कर रखा था। मैं उसे उठाता हूँ। हैरी ने डडली का हाथ पकड़कर खींचा। बहुत कोशिश के बाद उसे खड़ा किया। डडली बेहोश होने की कगार पर था। मिसेस फिग दहशत में बोली, जल्दी करो। हैरी ने डडली की एक भारी भरकम बाँह अपने कंधे पर रखी और सड़क की तरफ खींचने लगा। वो उसके बोझ तले दबा जा रहा था। मिसेज फिग आगे आगे चल रही थी और चिंता भरी नज़रों से आगे वाले मोड़ की तरफ देख रही थी। जब वो लोग विस्टीरिया वॉक में दाखिल हुए तो मिसेज फिग ने हैरी से कहा, अपनी छड़ी बाहर ही रखना। अब गोपनीयता कानून की परवाह मत करो। वैसे भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी ही होनी है। हमें ड्रैगन के लिए भी उतनी ही बड़ी सज़ा मिलेगी जितनी अंडे के लिए। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। डम्बलडोर को इसी बात का डर था। सड़क के छोर पर कौन है? ओह, ये तो मिस्टर प्रेंटिस हैं। अपनी छड़ी अंदर मत रखो लड़के, मैंने तुमसे कहा ना। एक साथ छड़ी को पकड़ना और डडली का वजन सहन करना आसान काम नहीं था। हैरी ने अपने कजिन की पसलियों में कोहनी चुभाई, लेकिन लगता था डडली की अपने आप चलने की इच्छा ही नहीं थी। वो हैरी के कंधे पर टिका हुआ था और उसके पैर ज़मीन पर घिसट रहे थे। हैरी ने चलने की कोशिश में हाँफते हुए पूछा, मिसेस फिग, आप नकारा हैं तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं कितनी बार आपके घर आया था, तब आपने कुछ नहीं बताया। डम्बलडोर का आदेश था, मुझे तुम पर नज़र रखनी थी, लेकिन तुम्हें बताना कुछ नहीं था। तुम बहुत छोटे थे हैरी। मुझे अफसोस है, तुम जब मेरे घर पर आते थे तो मैं तुम्हें परेशान करती थी। लेकिन डर्सली दंपत्ति को यदि पता चल जाता कि तुम्हें मेरे यहाँ आना अच्छा लगता है तो वो तुम्हें कभी मेरे घर पर नहीं आने देते। तुम्हें पता है ये आसान नहीं था। लेकिन ओह, जब डम्बलडोर को पता चलेगा तो क्या होगा? मंडंगस को आधी रात तक पहरा देना था, वो बीच में कैसे चला गया? वो कहाँ है? इस घटना की जानकारी मैं डम्बलडोर को कैसे दूं? मैं तो अंतर्ध्यान भी नहीं हो सकती। मेरे पास उल्लू है, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, हैरी ने कराहते हुए कहा और सोचने लगा कि कहीं डडली के वजन से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट तो नहीं जाएगी। हैरी, तुम नहीं समझते, डम्बलडोर को बहुत फुर्ती से काम करना पड़ेगा। मंत्रालय वालों को नाबालिग जादूगरी का पता चल जाता है। तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लो, उनको पता चल गया होगा। लेकिन मैं तो दमपिशाचों से बच रहा था। मैंने जादू का इस्तेमाल मजबूरी में किया, कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें तो इस बात की चिंता होना चाहिए कि दमपिशाच विस्टीरिया वॉक में क्यों मंडरा रहे थे। ओह मेरे बच्चे,
काश ऐसा होता, लेकिन मुझे डर है। मंडंगस फ्लेचर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। एक तेज कड़ाक की हवा हुई और शराब और तंबाकू की मिली जुली बदबू हवा में भर गई। उसी समय फटा ओवरकोट पहने गोल मटोल दढ़ियल आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी छोटी टांगे धनुष जैसी थीं, उसके लंबे बाल नारंगी भूरे थे, उसकी लाल लाल आंखें फूली हुई थीं, जिससे वो बेसेट हाउंड जितना दुखी दिख रहा था। उसके हाथ में एक सफ़ेद चीज़ थी, जिसे देखते ही हैरी पहचान गया वो अदृश्य चोगा था। मंडंगस ने मिसेस फिग से कहा, क्या हुआ फिग? तुम्हें तो छिपे रहना था। मैं तुम्हें छिपाती हूँ? दंपिशाच यहाँ आए थे, घटिया, भगोड़े, बदमाश, चोर। दंपिशाच यहाँ? मंडंगस ने हैरानी से दोहराया। हाँ यहाँ, उल्लू की औलाद, मिसेस फिग चीखी। जिस लड़के की तुम्हें निगरानी करनी थी, दंपिशाच उसी पर हमला करने आए थे। ओह, वो कभी मिसेस फिग को तो कभी हैरी को देख रहा था। और तुम चोरी की कड़ाही खरीदने चले गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना वहां मत जाना, मैंने तुमसे कहा था ना। मैं ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका था। मंडंगस बहुत परेशान दिख रहा था। मिसेस फिग ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ का बैग मंडंगस के चेहरे और गले पर जोर से पड़ा। आवाज से ऐसा लगा जैसे उसमें बिल्लियों के खाने के सामान और डिब्बे भरे हैं। आउच! पागल बुढ़िया, दूर हटो, दूर हटो। किसी को डंबलडोर को खबर करनी होगी। हाँ, करनी होगी। उन्होंने अपने बैग को दोबारा लहराते हुए मंडंगस को मारने की कोशिश की। और बेहतर होगा कि खबर तुम दो और उन्हें बताओ कि तुम वहां पर मदद करने के लिए क्यों नहीं थे। इतना मत भड़को, मैं जा रहा हूँ। एक तेज कड़ाक की आवाज के साथ वो अंतर्ध्यान हो गया। मुझे उम्मीद है डंबलडोर उसका खून कर देंगे। अब चलो हैरी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मिसेस फिग ने गुस्से से कहा। हैरी ने फैसला किया कि वो मिसेस फिग को ये बताने में अपनी बची खुची सांस बर्बाद नहीं करेगा कि डडली के भारी भरकम वजन को उठाकर चलना मुश्किल काम था। उसने आधे बेहोश डडली को झटका दिया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जब वो प्रिविट ड्राइव में दाखिल हुए तो मिसेस फिग बोली, मैं तुम्हें घर के दरवाजे तक ले चलती हूँ, आसपास दंपिशाच ना हो। ओह, कितना बुरा हुआ। और तुम्हें उनसे खुद लड़ना पड़ा, जबकि डंबलडोर ने कहा था कि तुम्हें किसी भी कीमत पर जादू करने से रोकना है। लेकिन अब क्या हो सकता है, फटे जादुई काढ़े पर रोने से क्या फायदा, अब तो बिल्ली जाल में फंस चुकी है। हैरी ने हाँफते हुए कहा, तो डंबलडोर मेरी निगरानी करवा रहे थे। मिसेस फिग बोली, और क्या? तुम्हें क्या लगता है जून की घटना के बाद वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देंगे? हे भगवान, लोग तुम्हें समझदार मानते हैं और तुम इतना भी नहीं समझ पाए। 4 नंबर के मकान के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा, अच्छा तो अंदर जाओ, वहीं रहना, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तुमसे संपर्क करेगा। हैरी ने जल्दी से पूछा, आप लोग अब क्या करेंगे? मिसेस फिग ने कांपते हुए अंधेरी सड़क की तरफ देखा। बोली, मैं तो सीधे घर जा रही हूँ, अगले आदेश का इंतजार करूंगी। अच्छा, घर के अंदर ही रहना, गुड नाइट। जरा ठहरिए, मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी हैं। लेकिन मिसेस फिग उसका वाक्य खत्म होने के पहले जा चुकी थी। उनकी स्लीपर्स ठक ठक की आवाज कर रही थी। ठहरिए, हैरी चिल्लाया। डंबलडोर के संपर्क में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से उसे लाखों सवाल पूछने थे, लेकिन कुछ ही पल में मिसेस फिग अंधेरे में खो गई। त्योरियां चढ़ाकर हैरी ने अपने कंधे पर डडली को संभाला और 4 नंबर के मकान के बगीचे के रास्ते पर मुश्किल से धीरे धीरे चलने लगा। हॉल की लाइट जल रही थी। हैरी ने अपनी छड़ी जीन्स में पीछे की तरफ खोंसकर घंटी बजाई। सामने वाले दरवाजे के लेंस में से उसे पिटूनिया आंटी की अजीब सी विकृत होती छवि धीरे धीरे बड़ी होती दिखने लगी। डीडी, आज बहुत देर लगा दी, मैं तो चिंता करने लगी थी। डीडी, मेरे बच्चे को क्या हुआ? हैरी ने डडली को कनखियों से देखा और समय रहते उसके हाथ के नीचे से झुककर निकल गया। डडली एक पल के लिए उसी जगह पर लहराया। उसका चेहरा हरा पड़ गया था। उसने अपना मुंह खोला और डोरमेट पर उल्टी कर दी। डीडी, डीडी, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? वर्नन! हैरी के अंकल लपकते हुए लिविंग रूम से बाहर निकले। जब वो परेशान होते थे तो उनकी मोटी मूंछ इधर उधर लहराने लगती और इस समय वैसा ही हो रहा था। वो भागकर पिटूनिया आंटी की मदद करने पहुंच गए। वर्नन, डडली बीमार है। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? क्या मिसेस पॉलकिस ने नाश्ते में तुम्हें कोई गड़बड़ चीज खिला दी? तुम्हारे कपड़ों पर इतनी धूल क्यों है बेटा? क्या तुम जमीन पर गिर गए थे?
जरा ठहरो, तुम्हें किसी ने पीटा तो नहीं है? पिटूनिया आंटी की चीख निकल गई। पुलिस को फोन करो वर्नन। इस हंगामे में किसी का ध्यान हैरी की तरफ नहीं गया। वो इस बात से काफी खुश था। वर्नन अंकल के धड़ाम से दरवाजा बंद करने के पहले वो अंदर घुसने में कामयाब हो गया। ये किसने किया बेटा? हमें नाम बताओ, हम उसकी खबर लेंगे। वर्नन, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। कौन था डीडी? मम्मी को बताओ। जब हैरी का पैर पहली सीढ़ी पर था तभी डडली के मुंह से आवाज निकली। हैरी का पैर सीढ़ी पर ही जम गया। उसने चेहरा सिकोड़ लिया। वो विस्फोट के लिए तैयार हो गया। लड़के यहाँ आओ। दहशत और गुस्से के भाव लिए हैरी ने अपना पैर धीरे से सीढ़ी से हटाया और डर्सली दंपत्ति के पीछे पीछे चलने लगा। बाहर के अंधेरे के बाद पिटूनिया आंटी के साफ किचन की चमक अजीब लग रही थी। पिटूनिया आंटी डडली को एक कुर्सी पर बैठा रही। उन्होंने गुर्रा कर कहा, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? कुछ नहीं। हालांकि हैरी जानता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसने तुम्हारे साथ क्या किया डीडी? पिटूनिया आंटी की कांपती आवाज। क्या उसने उस चीज का इस्तेमाल किया था? कांपते हुए डडली ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। पिटूनिया आंटी दहाड़ मार कर रोने लगी। हैरी ने तीखी आवाज में कहा, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये काम तो। लेकिन ठीक उसी समय किचन की खिड़की से एक उल्लू अंदर आ गया। वर्नन अंकल के सिर से टकराते टकराते बचा। उसने अपनी चोंच में दबा लिफाफा हैरी के ऊपर टपका दिया। शान से मुड़ा और अपने पंखों से फ्रिज के ऊपरी हिस्से को छूता हुआ उड़कर बगीचे के बाहर निकल गया। उल्लू! वर्नन अंकल दहाड़े। उनकी कनपटी की नस गुस्से में फड़क रही थी। उन्होंने किचन की खिड़की धड़ाम से बंद कर दी। एक बार फिर उल्लू! मैं अपने घर में उल्लुओं को नहीं घुसने दूंगा। हैरी ने लिफाफे को खोला। उसका दिल अब गले में धड़क रहा था। प्रिय मिस्टर पॉटर, हमें सूचना मिली है आज रात को 9:23 पर मगलू इलाके में एक मगलू की मौजूदगी में आपने पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया है। नाबालिग जादूगरी तार्किक प्रतिबंध अधिनियम की इस अवहेलना के कारण आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय से निष्कासित किया जाता है। मंत्रालय के प्रतिनिधि आपकी छड़ी तोड़ने के लिए आपके निवास पर जल्दी ही पहुंचेंगे। चूंकि आपको अंतर्राष्ट्रीय जादू महासंघ की गोपनीयता कानून के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक आधिकारिक चेतावनी दी जा चुकी है, इसलिए हमें आपको सूचित करते हुए अफसोस हो रहा है कि आपको 12 अगस्त को सुबह 9 बजे जादू मंत्रालय में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उपस्थित होना होगा। आशा है आप ठीक होंगे। आपकी मफाल्डा हफकॉर्प, जादू का अनुचित प्रयोग कार्यालय, जादू मंत्रालय। हैरी ने चिट्ठी 2 बार पढ़ी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी चेतना में एक बात जहर बुझे तीर की तरह धंस गई। उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था। सब कुछ खत्म हो गया। उसने डर्सली परिवार की तरफ देखा। वर्नन अंकल का बैंगनी चेहरा चिल्ला रहा था। उनके हाथ अब भी मुक्कों में तने हुए थे। डडली एक बार फिर उल्टी कर रहा था। हैरी का सुन्न दिमाग दोबारा जागा। मंत्रालय के प्रतिनिधि आपकी छड़ी तोड़ने के लिए आपके निवास पर जल्दी ही पहुंचेंगे। अब एक ही रास्ता बचा था, उससे भागना होगा। अभी हैरी ये बात नहीं जानता था वो कहाँ जाएगा। उसे तो बस एक ही बात पता थी, उसे अपनी छड़ी की जरूरत थी। सदमे की हालत में उसने अपनी छड़ी निकाली और किचन से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। किचन से वर्नन अंकल चिल्लाए, कहाँ चल दिए? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मेरी पूछताछ पूरी नहीं हुई है लड़के, कहते हुए वर्नन अंकल उसके सामने खड़े हो गए। हैरी धीरे से बोला, मेरे रास्ते से हट जाइए। तुम यहीं ठहरो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे बेटे की ये हालत। हैरी ने छड़ी उठाकर कहा, अगर आप रास्ते से नहीं हटे तो आप पर भी जादू कर दूंगा। वर्नन अंकल ने गुर्रा कर कहा, तुम इस बात से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं जानता हूं तुम्हें उस पागल खाने जैसे स्कूल से बाहर इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। हैरी ने कहा, मुझे उस पागल खाने से निकाल दिया गया है, इसलिए अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2। तभी किचन में एक तेज आवाज़ गूंजी। पिटूनिया आंटी चीखी। वर्नन अंकल चिल्लाए और झुके, लेकिन उस रात को तीसरी बार हैरी उस आवाज़ के स्रोत की तलाश करने लगा जो उसके कारण नहीं हुई थी। उसे तत्काल दिख गया एक परेशान सा करेल उल्लू बाहर किचन की चौखट पर बैठा हुआ था और बंद खिड़की से उसके टकराने के कारण वो आवाज़ हो रही थी। वर्नन अंकल कराहते हुए बोले, उल्लू। उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए हैरी ने भाग कर खिड़की खोली। उल्लू ने अपना पैर अंदर डाला। उस पर एक चर्म पत्र बंधा हुआ था। जैसे ही हैरी ने चिट्ठी निकाली, उल्लू फड़फड़ा कर तेजी से उड़ गया।
कांपते हाथों से हैरी ने चिट्ठी खोली जो जल्दबाजी में काली स्याही से लिखी गई थी। हैरी, डंबलडोर अभी अभी मंत्रालय पहुंचे हैं, मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल आंटी का घर मत छोड़ना, अब बिल्कुल जादू मत करना, अपनी छड़ी उनके हवाले मत करना। आर्थर वीजली। डंबलडोर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है? डंबलडोर में जादू मंत्रालय के फैसले को पलटने की कितनी शक्ति है? इस बात की क्या संभावना है कि उसे हॉगवर्ट्स लौटने की इजाजत मिलेगी? हैरी के सीने में आशा का एक छोटा सा अंकुर फूटा, लेकिन तत्काल ही दहशत ने उसका गला दबा दिया। उसे मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मुकाबला करना होगा। उसका दिमाग सरपट भाग रहा था। वो कहीं छिप जाए और मंत्रालय की पकड़ से बच जाए, या फिर यहीं रुका रहे और पकड़े जाने का इंतजार करे। उसकी इच्छा हो रही थी पहले वाला कदम उठाए, लेकिन वो जानता था मिस्टर वीजली उसका भला चाहते हैं। आखिर डंबलडोर ने इससे भी बड़ी समस्याएं सुलझाई हैं। ठीक है, हैरी ने कहा, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं अब रुक रहा हूँ। वो झटके से किचन की टेबल पर डडली और पिटूनिया आंटी के सामने पहुंच गया। उसके अचानक इरादा बदलने से डजली दंपत्ति हैरान थे। उन्होंने गुर्रा कर पूछा, ये उल्लू कहाँ से आया था? पहला उल्लू जादू मंत्रालय से आया था, जिसने मुझे हॉगवर्ट्स स्कूल से बाहर निकाल दिया था, हैरी ने शांति से कहा। वो अपने कान चौकन्ने रखकर बाहर की आवाजें सुन रहा था कि मंत्रालय के प्रतिनिधि आ तो नहीं रहे। वर्नन अंकल के गरजने और बरसने के बजाय उनके सवालों का जवाब देना ज्यादा आसान था और ये काम ज्यादा शांति से हो सकता था। दूसरा उल्लू मेरे दोस्त रॉन के डैडी ने भेजा, जो जादू मंत्रालय में काम करते हैं। जादू मंत्रालय? तुम जैसे लोग सरकार में भी हैं? ओह, अब मैं समझा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि देश रसातल में जा रहा है। वर्नन अंकल ने गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया? क्योंकि मैंने जादू किया था। आह! वर्नन अंकल गुर्राए। उन्होंने फ्रिज के ऊपर मुक्का मारा, वो खुल गया। डडली के लो फैट नाश्ते के पैकेट बड़बड़ाकर फर्श पर गिर गए। तो ये बात तुम मानते हो कि तुमने डडली के साथ किया है ये सब? मैंने नहीं किया, हैरी ने उत्तेजित होकर कहा। इसी ने किया था, डडली अप्रत्याशित रूप से बुदबुदाया। वर्नन अंकल बोले, बताओ बेटा, इसने क्या किया? डडली बुदबुदाया, इसने मुझ पर छड़ी तानी थी। हाँ, मैंने तानी थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया था। चुप रहो! वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी एक साथ दहाड़े। आगे बताओ, आगे बताओ, वर्नन अंकल ने डडली से कहा। घूप अंधेरा छा गया था, हर चीज अंधेरे में डूब गई और फिर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी मेरे दिमाग के भीतर, डडली ने कांपते हुए कहा। वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी ने दहशत से एक दूसरे को देखा। दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा नफरत जादू से थी। इसके बाद उन पड़ोसियों का नंबर आता था जो होस पाइप पर लगी पाबंदी में उनसे ज्यादा धोखा देते थे। लेकिन काल्पनिक आवाजें सुनने वाले लोग भी इस सूची में निश्चित रूप से काफी ऊपर आते थे। उन्हें लगा डडली का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, जो पागलपन की पहली निशानी है। पिटूनिया आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर पूछा, लाडले, तुम्हें क्या सुनाई दिया? डडली कुछ बोल नहीं पा रहा था। हैरी दहशत में था, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिज्ञासा थी कि दम पिशाचों के सामने जिंदगी के सबसे बुरे पल याद आते हैं तो बिगड़े, लाड़ प्यार में पले और गुंडागर्दी करने वाले डडली को आखिर क्या याद आया होगा? मैं उलझकर गिर गया था और फिर उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया। हैरी समझ गया डडली को जरूर फेफड़ों में ठंड की जकड़न भरा एहसास याद आ रहा होगा, जब दम पिशाच आशा और खुशी को चूस रहे थे। भयानक ठंड, बहुत ठंड। अच्छा, वर्नन अंकल ने संयत होकर कहा, जबकि पिटूनिया आंटी ने डडली का माथा छू कर देखा। उसे बुखार तो नहीं है? फिर क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे तुम दोबारा कभी खुश नहीं हो पाओगे, है ना? हैरी ने उसकी बात को पूरा किया। हाँ, डडली फुसफुसाया और कांपने लगा। अच्छा, वर्नन अंकल बोले, तनकर खड़े हो गए। तुमने मेरे बेटे पर चकराने वाला जादू किया है ताकि वो आवाजें सुने और सोचे कि वो हमेशा दुखी रहेगा? मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा
ये मैंने नहीं किया, ये 2 दम पिशाचों ने किया है, हैरी ने कहा। उसका गुस्सा और आवाज दोनों ही 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। 2? ये क्या बकवास नाम है? दम पिशाच, हैरी ने धीरे धीरे स्पष्टता से कहा। वो 2 थे। ये कमबख्त दम पिशाच कौन है? वे जादूगरों की जेल अस्कबान के पहरेदार हैं। अचानक पिटूनिया आंटी बोल पड़ी। इन शब्दों के बाद 2 पल तक आश्चर्यजनक खामोशी छाई रही। फिर पिटूनिया आंटी ने अपने मुंह पर इस तरह हाथ रखा जैसे उन्होंने कोई गंदी बात बोल दी हो। हैरी का दिमाग चकरा रहा था। मिसेस फिग तो ठीक है, लेकिन पिटूनिया आंटी? हैरी ने हैरानी से पूछा, आप ये कैसे जानती हैं? वो अटकते अटकते बोली, मैंने उस भयानक लड़के और मेरी बहन की बातें सुनी थी बरसों पहले। अगर आप मेरे मम्मी डैडी के बारे में बोल रही हैं तो आप उनका नाम क्यों नहीं लेती? हैरी ने जोर से कहा। लेकिन पिटूनिया आंटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो बहुत परेशान दिख रही थी। हैरी स्तब्ध रह गया। बरसों पहले एक बार गुस्से में पिटूनिया आंटी ने चिल्लाकर कहा था कि हैरी की माँ जादूगरनी थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उनके सामने कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया था। वो हैरान था कि इतने अरसे के बाद उन्हें जादुई दुनिया के बारे में ये बात याद थी, वरना आम तौर पर तो वो अपनी पूरी शक्ति से ये नाटक करती थी कि जादुई दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। वर्नन अंकल ने अपना मुंह खोला, फिर बंद किया। उन्होंने दोबारा खोला और फिर बंद किया। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द उनके मुंह में अटक गए हैं। वो सचमुच होते हैं, यानी कि बम पिशाच? पिटूनिया आंटी ने सिर हिलाया। वर्नन अंकल ने पहले पिटूनिया आंटी, फिर डडली, फिर हैरी को देखा, जैसे वो उम्मीद कर रहे हों कि कोई चिल्लाकर कहेगा, अप्रैल फूल। कोई नहीं बोला। उन्होंने एक बार फिर अपना मुंह खोला। कुछ कहने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि तभी शाम का 3रा उल्लू आधम का खिड़की अब भी खुली थी। उल्लू उसमें से तोप की गोली की तरह धड़धड़ाता हुआ आया, किचन की टेबल पर उतर गया। डर्सली परिवार के 3 लोग डर के मारे उछल गए। हैरी ने जैसे ही उल्लू की चोंच में एक आधिकारिक सा दिखने वाला लिफाफा लिया और खोला तो उल्लू वापस जाकर अंधेरे में खो गया। आज बहुत ज्यादा उल्लू आ चुके। उन्होंने खिड़की को जाकर बंद कर दिया। प्रिय मिस्टर पॉटर, लगभग 22 मिनट पहले आपको लिखे गए हमारे पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है, जादू मंत्रालय ने फौरन आपकी छड़ी तोड़ने के अपने निर्णय को बदल लिया है। 12 अगस्त को होने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही तक आप अपनी छड़ी अपने पास रख सकते हैं, जिस समय इस बारे में आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के हेडमास्टर के साथ हुई बातचीत के बाद मंत्रालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि स्कूल से आपके निष्कासन का फैसला भी उसी समय किया जाएगा। शुभकामनाओं सहित आपकी मफाल्डा हपकर्क, अनुचित जादू प्रयोग कार्यालय, जादू मंत्रालय। हैरी ने चिट्ठी को 3 बार पढ़ा। उसके सीने की दुख भरी गांठ थोड़ी ढीली हो गई। उसे राहत मिली कि अभी स्कूल से उसे पूरी तरह निकाला नहीं गया है। सब कुछ 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर निर्भर था। तो अब क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें कोई सजा दे दी? क्या तुम लोगों के यहाँ मौत की सजा मिलती है? उन्होंने ये एक सुखद कल्पना जोड़ते हुए कहा। हैरी ने कहा, मुझे सुनवाई में जाना होगा और वो लोग तुम्हें वहां सजा देंगे? ऐसा ही लगता है। वर्नन अंकल ने दुष्ट अंदाज में कहा, इसका मतलब ये है कि मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हैरी ने उठकर खड़े होते हुए कहा, अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो। वो अकेले में सोच विचार करने और शायद रॉन और हरमाइनी या सीरियस को चिट्ठी भेजने के लिए छटपटा रहा था। नहीं, मैं अभी इजाजत नहीं दे रहा हूं, वर्नन अंकल ने दहाड़ते हुए उसकी बात काटी। हैरी ने बेसब्री से पूछा, अब क्या हुआ? डडली, मैं पूरी बात जानना चाहता हूं। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है? ठीक है, हैरी चिल्लाया। उसकी छड़ी उसके हाथ में थी और गुस्से के कारण उसकी नोक से लाल सुनहरी चिंगारियां निकल रही थीं। डर्सली परिवार के लोग दहशत में आ गए। अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश में हैरी जल्दी जल्दी बोला, डडली और मैं मैग्नोलिया क्रेसेंट के विस्टीरिया वॉक के बीच वाली गली से आ रहे थे। डडली मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने अपनी छड़ी बाहर निकाली ही थी कि फिर वहां 2 दम पिशाच आ गए। वर्नन अंकल ने आवेश में पूछा, लेकिन बम पिशाच क्या हैं? वो क्या करते हैं?
मैंने आपको बताया तो था, वो इंसान के अंदर की सारी खुशी चूस लेते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो चूम भी लेते हैं। चूम लेते हैं? वरन अंकल की आंखें बाहर निकल पड़ी। चूमने का क्या? चूमने का मतलब यह है कि वो इंसान के मुंह से उसकी आत्मा खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। पिटूनिया आंटी की चीख निकल गई। उन्होंने डडली के कंधे पकड़कर हिलाया, जैसे सुनना चाहती हूँ कि उसके भीतर उसकी आत्मा खड़खड़ा रही है या नहीं। हैरी ने चिढ़कर कहा, जाहिर है वो उसकी आत्मा नहीं चूस पाए हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो आपको पता चल जाता। बेटे, तुमने मुकाबला करके उन्हें हरा दिया होगा, उन्हें जोरदार पंच मारा होगा, है ना? हैरी ने दांत भींचकर कहा, दम पिशाच को जोरदार पंच नहीं मार सकते। वर्नन अंकल ने शान झाड़ते हुए कहा, तो फिर वो सही सलामत क्यों है? उसके अंदर उसकी आत्मा क्यों बची हुई है? क्योंकि मैंने पितृदेव सम्मोहन का इस्तेमाल किया था। खटपट पंखों की आवाज और राख गिरने के साथ एक चौथा उल्लू किचन की अंगीठी से बाहर निकला। भगवान के लिए, मैं इन उल्लुओं को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता देता हूं। लेकिन हैरी उल्लू के पैर से चर्मपत्र खींच चुका था। उसे विश्वास था कि चिट्ठी डंबलडोर की होगी। जीवन में पहली बार उसे सीरियस की लिखावट देखकर निराशा हुई। वर्नन अंकल के उल्लुओं के कोसने को नजरअंदाज करके उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सीरियस का संदेश पढ़ा। इस दौरान उल्लू फिर से राख उड़ाता हुआ चिमनी से ऊपर चला गया। आर्थर ने हमें अभी अभी सारी घटना बताई है, तुम चाहे जो करो, घर मत छोड़ना। हैरी को ये चिट्ठी बहुत छोटी और अधूरी लगी। इसमें उसे घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। उसका पारा दोबारा चढ़ रहा था। क्या कोई इस बात के लिए शाबाशी नहीं देगा कि उसने अकेले ही 2 दम पिशाचों का मुकाबला करके उन्हें हरा दिया? मिस्टर वीजली और सीरियस की चिट्ठियों से तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई गलत काम कर दिया हो और वो नुकसान का अंदाजा लगाने तक अपनी डांट फटकार बचा कर रख रहे हों। मेरे घर में उल्लुओं का जमघट लगा है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा लड़के। हैरी ने सीरियस की चिट्ठी को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, मैं उल्लू आने से नहीं रोक सकता। मैं आज रात की घटना के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। वर्नन अंकल गरजे, अगर बम पिशाचों ने डडली पर हमला किया तो तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला जा रहा है? हैरी ने एक गहरी सांस ली। उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसने बड़ी मुश्किल में शांत रहते हुए कहा, मैंने दम पिशाचों से छुटकारा पाने के लिए पितृदेव सम्मोहन का प्रयोग किया था। उन्हें भगाने का सिर्फ एक यही उपाय है। वर्नन अंकल ने बौखलाकर कहा, लेकिन बम पिशाच लिटिल विंगिंग में क्या कर रहे थे? हैरी ने थके अंदाज में कहा, ये मैं नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं पता। उसका गुस्सा कम होने लगा था। उसे थकान महसूस हो रही थी। डसली परिवार उसे घूर रहा था। ये सारा बखेड़ा तुम्हारी वजह से है। अगर तुम यहां नहीं होते तो वो यहां आते ही क्यों? मतलब उस गली में क्यों आते? तुम यहां पर अकेले और अजीब व्यक्ति हो। जाहिर है वो जादूगर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं नहीं जानता वो यहां क्यों आए थे। लेकिन वर्नन अंकल की बात सुनकर हैरी का थका हुआ दिमाग दोबारा सक्रिय हो गया। दम पिशाच लिटिल विंगिंग में क्यों आए थे? क्या सिर्फ संयोग था कि वो उसी गली में आए जहां हैरी था, या उन्हें भेजा गया था? क्या दम पिशाचों पर जादू मंत्रालय का नियंत्रण नहीं रहा? क्या वो अस्कुबान की पहरेदारी छोड़कर वोल्डेमार्ट के दल में शामिल हो गए हैं, जैसे कि भविष्यवाणी की थी डंबलडोर ने? वर्नन अंकल ने हैरी के विचारों की दिशा में आगे बढ़ते हुए कहा, ये बम पिशाच किसी जादूगर की जेल में पहरेदारी करते हैं, है ना? हाँ, हैरी ने जवाब दिया। काश उसका सिर दुखना बंद हो जाए। काश वो किचन से बाहर निकलकर अपने अंधेरे बेडरूम में पहुंचकर सोच सके। ओहो, वो जरूर तुम्हें गिरफ्तार करने आए होंगे। ठीक है ना लड़के, तुम कानून से भाग रहे हो। जाहिर है मैं ऐसा नहीं कर रहा। हैरी ने अपना सिर इस तरह हिलाया जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। उसका दिमाग सर पर भाग रहा था। फिर क्यों आए थे? हैरी ने धीरे से कहा, उसने उन्हें भेजा होगा। उसने ये बात वर्नन अंकल से कम खुद से ज्यादा कही थी। वो कौन? किसने उन्हें भेजा होगा? हैरी ने कहा, लॉर्ड वोल्डेमार्ट ने। उसे ये बात अजीब लगी कि डर्सली दंपत्ति जादूगर, जादू या छड़ी का शब्द सुनकर चौंक जाते थे, चिढ़ जाते थे, लेकिन दुनिया के सबसे बुरे जादूगर का नाम सुनकर उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई।
लॉर्ड? जरा ठहरो। उनकी सुअर जैसी आंखों में समझ का भाव तैरने लगा। ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। ये वही है ना जिसने, हाँ, मेरे माता पिता को मार डाला था, हैरी ने कहा। वर्नन अंकल के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं आया कि हैरी के माता पिता की हत्या दुखद विषय हो। इसके बजाय वो अधीरता से बोले, लेकिन वो तो चला गया था। उस दैत्याकार आदमी ने यही बताया था, वो चला गया था। हैरी ने भारी मन से कहा, लेकिन अब वो वापस लौट आया है। उसे ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि पिटूनिया आंटी के चमचमाते किचन में शानदार फ्रिज और चौड़ी स्क्रीन के टेलीविजन के पास वर्नन अंकल से लॉर्ड वोल्डेमार्ट के बारे में बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल विंगिंग में दम पिशाचों के आने से वो बड़ी अदृश्य दीवार ढह गई है जो प्रिविट ड्राइव के गैर जादुई संसार और जादुई संसार के बीच खड़ी थी। हैरी की दोनों जिंदगियां आपस में मिल गई थी। हर चीज उलट पुलट हो गई थी। डजली दंपत्ति जादुई दुनिया के बारे में सवाल पूछ रहे थे। लौट आया, पिटूनिया आंटी फुसफुसाई। वो इस वक्त हैरी को जिस अंदाज में देख रही थी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक जिंदगी में पहली बार हैरी को इस बात का एहसास हुआ था कि पिटूनिया आंटी उसकी माँ की बहन थी। वो ये तो नहीं बता सकता था कि उसे उस समय इस बात का इतनी शिद्दत से एहसास क्यों हुआ। वो तो बस इतना जानता था कि उस कमरे में वो अकेला नहीं था, जिसे ये समझ में आ रहा था कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट के लौटने का क्या मतलब था। पिटूनिया आंटी ने जिंदगी में पहले कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। उनकी बड़ी बड़ी पीली आंखें नापसंदगी या गुस्से में सिकुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि फैली और डरी हुई थी। पिटूनिया आंटी ने हैरी के सामने पूरी जिंदगी जो नाटक किया था वो ढह गया था। हाँ, हैरी ने कहा, जो सीधे पिटूनिया आंटी से बात कर रहा था। वो 1 महीने पहले ही लौटा था, मैंने उसे देखा था। पिटूनिया आंटी ने डडली के एक विशाल कंधों को जकड़ लिया। जरा ठहरो, वर्नन अंकल ने कहा, जो कभी अपनी पत्नी को तो कभी हैरी को देख रहे थे। वो इस बात पर पूरी तरह हैरान और दुविधाग्रस्त थे कि जिंदगी में पहली बार उन दोनों के बीच आपसी समझ दिख रही थी। जरा ठहरो, तुम कहते हो लॉर्ड वोल्डी लौट आया है? हाँ, वही जिसने तुम्हारे माता पिता की हत्या की थी। हाँ, और अब वो बम पिशाचों को तुम्हारे पीछे भेज रहा है। लगता तो ऐसा ही है, हैरी ने कहा। अच्छा। वर्नन अंकल ने अपनी पत्नी के फक चेहरे को देखने के बाद हैरी की तरफ दोबारा देखा, अपना पैंट ऊपर खिसकाया। उन्होंने सीना फुलाया और कहा, तो फैसला हो गया लड़के, तुम इस घर से निकल जाओ। क्या? हैरी ने हैरानी से कहा। मेरी बात सुन ली? बाहर निकल जाओ, वर्नन अंकल दहाड़े, जिसे सुनकर पिटूनिया और डडली उछल पड़े। बाहर बाहर! मुझे ये काम बरसों पहले करना चाहिए था। उल्लुओं ने मेरे घर में डेरा डाल रखा है। पुडिंग में विस्फोट हो गया, मेरा आधा ड्राइंग रूम बर्बाद हो गया। डडली की पूंछ उगाई, मार्च छत के पास हवा में तैरती रही और वो उड़ने वाली फोर्ड एंग्लिया। बाहर बाहर! सुना तुमने? तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। हैरी अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था। मंत्रालय, मिस्टर वीजली और सीरियस की चिट्ठियां उसके बाएं हाथ में दबी हुई थीं। तुम चाहे जो भी करो, घर मत छोड़ना। अपने अंकल आंटी का घर मत छोड़ना। वर्नन अंकल के बोलते समय थूक उड़ रहा था। तुम यहां से चले जाओ, दोबारा हमारी चौखट गंदी मत करना। मैं नहीं जानता हमने तुम्हें अपने घर में क्यों रखा है। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा एक और उल्लू। 5वां उल्लू चिमनी से इतनी तेजी से नीचे आया कि सीधे फर्श से टकरा गया। वो तेजी से चीखता हुआ हवा में उड़ने लगा। हैरी ने चिट्ठी पकड़ने के लिए हाथ उठाया। एक लाल लिफाफा था, लेकिन उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़कर पिटूनिया आंटी की तरफ चला गया, जो चीखती हुई झुकी और अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। उल्लू उनके सिर पर लाल लिफाफा टपकाकर रास्ते से ही उड़ गया। हैरी चिट्ठी उठाने के लिए झपटा, लेकिन पिटूनिया आंटी उस पर पहले पहुंच गई। हैरी ने कहा, आप चाहें तो इसे खोल सकती हैं। इसके अंदर की बात मैं वैसे भी सुन लूंगा, ये भूपू है। वर्नन अंकल गरजे, पिटूनिया उसे फेंक दो, छूना मत, खतरनाक हो सकता है। इस पर मेरा नाम लिखा है, पिटूनिया आंटी ने कांपती आवाज में कहा।
वर्नन, ये चिट्ठी मेरे नाम है, देखो, मिसेस पिटूनिया डजली। उन्होंने दहशत में सांस खींची क्योंकि लाल लिफाफे से धुआं निकलने लगा। इसे खोलिए, मामला खत्म कीजिए, वैसे भी ये हो ही जाएगा। नहीं! पिटूनिया आंटी का हाथ कांप रहा था, जैसे वो बचाव का रास्ता खोज रही हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिफाफे से आग की लपटें निकलने लगीं। पिटूनिया आंटी ने चीख कर लिफाफा छोड़ दिया। टेबल पर जल रहे लिफाफे से एक तेज आवाज निकली और किचन में गूंजने लगी। पिटूनिया, मेरी आखिरी बात याद रखना। पिटूनिया आंटी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो बेहोश होने वाली है। लिफाफे का बचा हुआ हिस्सा धीरे धीरे राख बन गया। ये क्या है? क्या मुझे कुछ? पिटूनिया, वर्नन अंकल ने रूंधे गले से पूछा। पिटूनिया आंटी कुछ नहीं बोली। डडली अपनी माँ को मुंह फाड़कर मूर्खतापूर्ण ढंग से देख रहा था। भयानक खामोशी थी। हैरी का सिर चकरा रहा था। उसने अपनी आंटी को देखा। उसका सिर इतनी तेज दुख रहा था जैसे फटने वाला हो। पिटूनिया, पिटूनिया, वर्नन अंकल डरते डरते बोल रहे थे। पिटूनिया आंटी ने सिर उठाया। वो कांप रही थी। उन्होंने थूक गटका। फिर वो धीरे से बोली, लड़का कहीं नहीं जाएगा वर्नन। क्या? वो यहीं रुकेगा। उन्होंने हैरी की तरफ बिना देखे कहा और खड़ी हो गई। लेकिन पिटूनिया आंटी ने कहा, अगर हम उसे निकाल देंगे तो पड़ोसी अनाप शनाप बकेंगे। पिटूनिया आंटी अंदाज सामान्य करने की कोशिश कर रही थीं। उनका चेहरा अब भी काफी पीला था। वो अजीब सवाल पूछेंगे, जानना चाहेंगे वो कहाँ गया। हमें उसे रखना पड़ेगा। वर्नन अंकल पुराने टायर की तरह पिचके हुए दिख रहे थे। लेकिन पिटूनिया डार्लिंग, पिटूनिया आंटी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। हैरी की तरफ मुड़ी। उन्होंने कहा, तुम अपने कमरे में ही रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे। इसी समय अपने कमरे में जाओ। हैरी हिला तक नहीं। वो भोंपू किसने भेजा था? पिटूनिया आंटी ने उसे झिड़कते हुए कहा, सवाल मत पूछो। क्या आप भी जादूगरों के संपर्क में हैं? मैंने तुमसे कहा अपने कमरे में जाओ। इसका क्या मतलब था? कौन सी आखिरी बात याद रखनी थी? कमरे में जाओ। अपनी आंटी का कहना मानो, सीधे कमरे में जाओ।